वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो अपना टॉपिक होगा, वो होगा विसरण। थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसे अपन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो विसरण विसरण क्या चीज़ है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, और ज़्यादा डिटेल अपने पास है नहीं यहाँ। नॉर्मली सामान्य डेफिनेशन है विसरण के लिए। तो विसरण किसे कहा जाता है? नॉर्मली विसरण जो क्या होता है, वो होता है कि वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर क्या होता है, गमन होता है। ठीक है, यानी वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का क्या होगा, निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की अणुओं की ओर गमन होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे आपने किसी रूम के अंदर जो है वो एक कोने के अंदर आपने जो है वो अगरबत्ती को जलाया है, तो कुछ समय बाद में क्या होगा कि उसकी जो महक है वो पूरे जो वातावरण में है वो फैल जाती है। तो वो प्रक्रिया क्या है, वो विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। आपने परफ्यूम को रखा, किसी एक कोने के अंदर परफ्यूम को रख दिया, तो परफ्यूम की महक जो है वो दूर तक फैलती है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो क्या है, वो सारा प्रोसीजर कहलाता है आपका विसरण का प्रोसीजर कहलाता है। तो अणु जो है अपनी उच्च सांद्रता से किधर गमन करते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है अपनी विसरण। तो हेडिंग डालोगे आप विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, और सबसे पहले लिखी जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो परिभाषा लिखोगे सबसे पहले, इसके लिए होगी अपने पास इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। तो परिभाषा लिखो, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन होता हो, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, विसरण कहलाती है। क्लियर? अब आ जाती है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगला जो अपना हिस्सा, अपना टॉपिक जो होगा वो होगा परासरण। सिंपल डेफिनेशन थी विसरण की, इतना कोई खास डिटेल में नहीं है। नेक्स्ट अगला जो अपना हिस्सा है वो क्या है, परासरण। तो परासरण जो है, जिसे अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। परासरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। तो ऑस्मोसिस यानी परासरण और विसरण जो एक तरीके से जो है वो एक ही है, एक ही पैटर्न है, एक ही हिस्सा है। बस ये है इसमें जो मूल डिफरेंस है वो किस चीज का है, कि जो विसरण होता है वो द्रव और गैसों में होता है, लेकिन जो परासरण की प्रक्रिया है वो किसके अंदर होती है, केवल और केवल द्रव के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी परासरण किस में होता है, परासरण द्रव में होता है, केवल द्रव के अंदर होता है। लेकिन विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो द्रव और गैस दोनों के अंदर पाई जाती है। ये दोनों के अंदर मूल डिफरेंस है, ये अंतर पाया जाता है। तो परिभाषा एक जैसी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहां परासरण होता है और कहां विसरण होता है। क्लियर है? तो परासरण में क्या होता है कि परासरण भी वही प्रक्रिया है जिसमें के अंदर जो है वो इसमें जो लॉजिक है उसको देखते हैं पहले। परासरण में होता क्या है कि मेरे पास जो है वो एक पात्र रखा हुआ है। ठीक है, ये पात्र है, इस पात्र के अंदर शुद्ध विलायक है, समझना पहले, उसके बाद में लिखना, देखना। ये एक पात्र है, जैसे एक पात्र ले लिया मैंने, मेरे पास पात्र है,
ये पात्र है, इस पात्र के अंदर जो है वो मैंने क्या कर लिया, पूर्ण रूप से शुद्ध विलायक भर लिया। शुद्ध विलायक क्या है मेरे पास, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, जल है, शुद्ध विलायक है। अब यहां इस पात्र के अंदर मैंने एक उल्टी थीसेल कीप रख दी, एक उल्टी थीसेल कीप रखी है, ये थीसेल कीप है, ठीक है। इस थीसेल कीप के अंदर जो है वो मैंने सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन भरा हुआ है इस थीसेल कीप के अंदर, और बाहर क्या है, विलायक है। यहां विलायक है और इसके अंदर जो है वो क्या रखा हुआ है, सॉल्यूशन, विलियन रखा हुआ है। वो मैंने ले लिया, मान लो कॉपर सल्फेट का विलियन है, ठीक है। एक पात्र है, इस पात्र के अंदर शुद्ध जल भरा हुआ है, जल क्या है मेरा, विलायक है। और एक उल्टी मैंने जो है वो कीप ली है, जिसे मैं कह सकता हूं थीसेल कीप, थीसेल कीप, ये थीसेल कीप मेरे पास रखी हुई है, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का क्या रखा हुआ है, विलियन रखा हुआ है। तो ये प्रारंभिक स्थिति है। मान लिया मेरे पास विलियन जो है वो कॉपर सल्फेट का वो यहां तक, इस जगह तक रखा हुआ है, यहां पे यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। अब कुछ समय बाद में देखूंगा तो कुछ समय बाद में क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेज होगा। वो चेंजेज किस तरीके से, देखो इस पात्र के अंदर जो है वो जल ज्यादा है, पात्र के अंदर क्या है, शुद्ध विलायक ज्यादा है, और जो विलियन है इस थीसेल कीप के अंदर जो विलियन भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलियन, इसके अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है। यानी विलियन के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो विलय की जो है वो मात्रा क्या है, ज्यादा है, और विलायक की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। यानी जल की मात्रा कम है और विलय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, कॉपर सल्फेट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मान लो कि इस कॉपर सल्फेट के अंदर जो है वो जल के अणु कितने हैं, मान लिया कि यहां पे 60 जल के अणु है, और इस पात्र के अंदर जल के अणु कितने हैं, 100 हैं। क्लियर। तो जल के अणु पात्र में तो हैं 100 और इस थीसेल कीप के विलियन के अंदर हैं 60। तो जल के अणु किधर गति करेंगे, 100 से 60 की ओर। यानी जो जल का अणु है, यानी जो मेरा विलायक है, वो किधर गति करेगा, विलियन की ओर। तो एक परिभाषा तो इस रूप में दी जा सकती है कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिकतम मात्रा से न्यूनतम मात्रा की ओर गमन। यहाँ पे मात्रा न्यूनतम है विलायक की, यहाँ पे मात्रा अधिकतम है विलायक की, तो अधिकतम मात्रा से न्यूनतम मात्रा की ओर गमन। एक प्रोसीजर तो ये हो गया। दूसरा ये कि देखो यहाँ पे इस विलियन के अंदर क्या है कि सांद्रता ज्यादा है, कॉपर सल्फेट है यहाँ, तो विलियन की सांद्रता ज्यादा है, और इस पात्र के अंदर जो है वो सांद्रता क्या है, कम है। तो इसे इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि निम्न सांद्रता वाले विलियन से उच्च सांद्रता वाले विलियन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन जो होता है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है। कैसे कि जब निम्न सांद्रता वाले विलियन से, क्योंकि इसके जहां विलायक रखा हुआ है उस विलियन में सांद्रता निम्न होगी, और जहां पे कॉपर सल्फेट है शुद्ध अवस्था में वहां पे सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो निम्न सांद्रता वाले विलियन से उच्च सांद्रता वाले विलियन की ओर विलायक के अणुओं का जो गमन होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, और वो जो प्रोसीजर कहलाता है वो कहलाता है अपना परासरण। तो क्या होता है कि इस थीसेल कीप की यहाँ जो है इस सिरे के ऊपर जो है वो एक झिल्ली लगाई जाती है जिसे कहा जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है। यहाँ पे जो है वो SPM लगाई जाती है उल्टे थीसेल कीप के यहाँ, जो ये केवल क्या करती है, विलायक के अणुओं को ही अपने से होकर गुजरने देती है। इसके अगर दूसरे अणु है तो यानी विलय के जो अणु है वो इससे गमन नहीं कर पाते हैं, केवल विलायक के अणु यानी जल के अणु ही इससे गमन कर पाते हैं, बाकी अणु गमन नहीं कर पाते हैं। उसे कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी किस प्रकार बनती है, इनको अपन रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे फिनोल है या पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, उनकी क्रिया द्वारा भी बनाया जाता है। इसके अंदर कुछ जैविक जंतुओं की जो झिल्लियां होती है उनको भी यूज में लेकर, यानी प्राकृतिक रूप से भी इसको भी बनाया जा सकता है, वो अलग हिस्सा है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे।
तो क्या होता है कि जो आपका, इसको अगर परिभाषित करना है तो इसको किस रूप में परिभाषित करोगे कि जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित करते हैं। निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है अपनी परासरण की। जैसे ये थिसेल की रखी हुई है, तो इसके अंदर जो है वो मान लिया मैंने कि ये जो बाहर का वातावरण है, जो पात्र है जिसके अंदर 100 जल के अणु है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर जो है वो परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे ये उच्च सांद्रता का विलयन है। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है तो जल के अणु जो है वो कहाँ गमन करना शुरू करेंगे, जल के अणु इस पात्र के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे। तो स्थिति कैसी हो जाएगी, जब इसकी अंतिम स्थिति की बात करोगे तो अंतिम स्थिति में क्या होगा, अंतिम स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाएगी। वही पात्र है, उतने ही आकार का है, अपने पास थिसेल कीप थी, तो इसके अंदर जो है वो इस विलयन के आयतन में वो क्या हो जाती है, वृद्धि, यहां तक। तो जल के अणु जब इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये यहां तक जो है वो प्रवेश कर जाता है। ये प्रोसीजर जो है वो क्या कहलाता है, इसके स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और स्तर में वृद्धि होती है, मान ली वो इसके स्तर में वृद्धि कितनी हो गई, उसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो ये सॉल्यूशन था। ये अपना पास यहाँ क्या रखा हुआ है, शुद्ध विलायक रखा हुआ है। ये क्या है, मेरे पास कॉपर सल्फेट का विलयन रखा हुआ है। और यहां जो है वो इसके सिरे पर क्या लगी हुई है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इसके स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी परासरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये किस पे लागू होती है, केवल और केवल द्रव पे लागू होती है। तो सबसे पहले जो है वो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखो, इसकी हेडिंग डालना है परासरण, ऑस्मोसिस, और परिभाषा लिखो। जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो आप डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर 2 डायग्राम बनेंगे अपने पास यहां इस जगह, जिसमें अपनी प्रारंभिक स्थिति जो है वो क्या होगी और अंतिम स्थिति क्या होगी। तो एक मैंने पात्र लिया है, दोबारा समझते जाना। ठीक है, इस पात्र के अंदर एक उल्टी थिसेल कीप रखी हुई है, और इस थिसेल कीप के मुंह पर क्या लगाई हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और ये पात्र जो है वो पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ है, शुद्ध विलायक से। और विलायक क्या लिया जाता है, अमूमन विलायक जो है वो जल अणु का लिया जाता है। यहां है जल, ये किसका काम करता है, विलायक का। ये क्या रखी हुई है यहां, थिसेल कीप। ये है मेरे पास थिसेल कीप।
थिसेल कीप, ठीक है। और इस थिसेल कीप के अंदर जो है वो यहां तक, इस जगह तक, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां क्या भरा हुआ है इसके अंदर ले लिया मैंने चेंज करके, जैसे शर्करा विलियन, यहां शर्करा विलियन जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सी अवस्था है, ये इसकी नीचे आप लिख दोगे प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में अपने पास स्थिति जो है वो इस प्रकार है। अब क्या होता है, जैसे कुछ समय व्यतीत होता है, तो कुछ समय व्यतीत होगा तो विलायक के अणु जो है वो कहां प्रवेश करना शुरू कर देंगे, इसके अंदर, यानी जल के अणु अपनी निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी शर्करा विलयन की, जहां पे शक्कर शर्करा शुगर घुली हुई है वहां पे सांद्रता ज्यादा है शुगर की, और बाहर जो है वो शुगर की सांद्रता कम है, तो विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जल के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करते हैं। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, जल के अणु अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन करते हैं। तो जल के अणु यहां से इसमें प्रवेश करेंगे तो अपने पास अंतिम स्थिति क्या होगी, पात्र यही है, ठीक है, उतने ही आकार का है पात्र, सब प्रक्रिया वो इस स्थिति को दर्शाया इसके अंदर। तो अंतिम स्थिति में क्या होगा, अंतिम स्थिति के अंदर जल इसके अंदर क्या करेगा, विलायक इसके अंदर प्रवेश करता है। तो यहां तक थिसेल कीप में जो है वो विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ये स्थिति अंतिम स्थिति होती है। ये अपने पास जो है वो यहां इस जगह बाहर की ओर क्या था, शुद्ध विलायक था। तो वो ये क्या है आपकी अंतिम अवस्था। तो अंतिम अवस्था में क्या होगा कि जल के अणु इसके अंदर क्या कर देंगे, प्रवेश करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इस विलयन के स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि। मान लिया इस विलयन के स्तर में जो है वो वृद्धि होती है, यहां से लेकर यहां तक जो वृद्धि है वो ऊंचाई क्या है उसकी, स्तंभ की h, ठीक है। और ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SP है। अब दोनों डायग्राम में दर्शाना जरूरी नहीं है, आपने यहां बता दिया, आपने अंतिम स्थिति यहां दर्शाई है, तो ये SPM हो गई। ये क्या हो गया आपका शर्करा विलयन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी थिसेल कीप, ये हो गई आपकी थिसेल कीप, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जल शुद्ध विलायक, ठीक है। ये आपकी अंतिम स्थिति। तो विलयन के स्तर में देखो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में देखो तो विलयन के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो ये जो प्रोसीजर को कहलाता है वो क्या कहलाता है, अपना परासरण। तो ये कथन याद रखना है इसमें कि जल के अणु जो है वो अपनी अधिक मात्रा से, रफ तरीका है याद रखने का कि जो जल के अणु है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवेश करते हैं। यानी देखो प्रारंभ में देखोगे डायग्राम में तो यहां इसके अंदर जल की मात्रा कम है, थिसेल कीप में जल की मात्रा कम है, क्योंकि जो विलयन होता है विलयन में जल की मात्रा कम रहती है। शुद्ध अवस्था में जो विलायक है आपका उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बाहर जो है अगर 100 जल के अणु हैं तो अंदर 100 थोड़ी ना होंगी, अगर 100 हो गए तो फिर ये भी शुद्ध हो गया, तो डिफरेंस तो होगा। तो अगर मान लिया कि बाहर अपने पास 100 जल के अणु हैं तो अंदर कितने मान लिया आपने, 60 मान लिए, 80 मान लिए, जो भी है XYZ। तो जल के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर क्या करता है, गति करता है। वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। आप सिंपली ऐसे याद रखो इसे। और जब एक्चुअल में अगर एग्जाम में अपनी डेफिनेशन दें तो ये याद रखना है कि जहां पे जल ज्यादा होता है उस विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। और जहां जल कम होता है यानी विलाय कम है और विलय ज्यादा है, उस विलयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसे जब एग्जाम में लिखें तो परिभाषा दें तो किस तरीके से देंगे कि वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, गमन करते हैं। वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, परासरण
कहलाता है। तो फिर उसके बाद में अपने पास ये डायग्राम। तो एग्जाम में जब भी आपसे पराशरण के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपको पहले तो उसकी डेफिनेशन देनी है और उसके बाद में आपको ये डायग्राम प्रदर्शित करना है, तब जाके आपकी जो मार्किंग होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। विसरण का अगर क्वेश्चन आता है तो विसरण में आप सीधी वो जो अपने डेफिनेशन अभी मैंने बताई है आपको, वो डेफिनेशन वो परिभाषा देनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तो हो गया अपने पास पराशरण। अब इसी का अगला जो हिस्सा आता है वो आता है पराशरण दाब। देखो दोनों चीजों में अंतर है। ये है पराशरण। अब जो अपन हेडिंग काम में लेंगे वो लेंगे पराशरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक ये अपना हिस्सा कंप्लीट है पराशरण का। पहला हो गया विसरण, दूसरा हो गया पराशरण। तीसरी हेडिंग होगी इसी से जुड़ी हुई है, वो है हेडिंग डालोगे आप पराशरण दाब। तो इसको भी आप समझने की कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो, वो डालोगे आप पराशरण दाब। पराशरण दाब, जिसे आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, पराशरण दाब किसे कहते हैं। तो अगर आपको पराशरण समझ में आ गया तो पराशरण दाब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप दो हिस्सों में पढ़ो, पराशरण, ठीक है, पराशरण क्या है प्लस दाब क्या है। तो एक्चुअल में रफ आइडिया दूं तो वो है कि अगर आपको पराशरण की प्रक्रिया रोकनी है, ठीक है, पराशरण की प्रक्रिया रोकनी है, तो पराशरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए और साम्य स्थापित रखने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है, ठीक है, आप ऊपर से दाब लगाओगे पात्र के ऊपर, वो कहलाता है उसका पराशरण दाब। क्लियर। तो पराशरण दाब, तो सबसे पहले इसको प्रायोगिक रूप से किस तरीके से समझा जाए, एक प्रैक्टिकली जो है, अभी बनाना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा, पहले लिखाऊंगा उसके बाद में आपको वो चीज लिखनी है। पराशरण दाब एक्चुअल में क्या है, जैसे आपने एक पात्र लिया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी इस चीज के द्वारा जो है वो समुद्री जल को मीठा बनाने की प्रक्रिया भी होती है। कैसे, वो देखेंगे कि यहां मेरे पास जो है वो एक पात्र है। इस प्रैक्टिकल को आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। एक पात्र है, बनाओगे कुछ नहीं, पहले डेफिनेशन वगैरह वो सारी चलेंगी, उसके बाद में है वो जो भी चीजें हैं, इसको आप समझ लो तो आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पात्र है, इस पात्र के दो छोर हैं, दो हिस्से हैं, जहां पे मैंने पिस्टन की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, पिस्टन युक्त पात्र है इसके दोनों छोर पर। यहां पे जो है वो पिस्टन है इस जगह, और यहां जो है वो इस जगह भी क्या है, उसका पिस्टन है। यहां इस जगह वो क्या है, पिस्टन है। अब स्थिति देखो क्या है इसके अंदर, कैसी क्या है स्थिति। ये पिस्टन युक्त पात्र है। अब इस पात्र के मैंने दो हिस्से बनाए, वो यहां इस जगह। अब दो हिस्से बनाने के लिए क्या किया मैंने, इस जगह मैंने क्या लगाई, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है मेरी, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसे अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और मैंने जो है वो शुद्ध विलायक क्या रखा है, इसके अंदर मैंने जल काणु शुद्ध विलायक रखा है। यहां जो है वो शुद्ध विलायक, ठीक है। ये पात्र का एक हिस्सा है A, और इस तरफ जो है मैंने दूसरे हिस्से के अंदर, जैसे इसका हिस्सा मैंने जो है वो B मान लिया, इस दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो विलियन रखा हुआ है। दूसरे हिस्से के अंदर क्या रखा हुआ है, विलियन रखा हुआ है। इसमें है मेरा विलियन, ये है विलियन, ठीक है। अब यहां मैंने इस पिस्टन को नाम दे दिया, वो दे दिया P1, और यहां जो पिस्टन है उसको दे दिया मैंने P2।
तो मैंने क्या कहा, इस हिस्से को पढ़ने के लिए दो हिस्से करने होंगे अपने को। परासरण, परासरण को अलग पढ़ते हैं और दाब को अलग पढ़ा जाता है। तो पहले परासरण की बात करें तो परासरण में अभी क्या किया था कि विलायक के जो अणु है वो क्या हो रहे थे, विलायक के अणु जो है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो विलायक के अणु क्या होंगे, इधर से इधर की ओर गमन करना शुरू कर देंगे, शुद्ध अवस्था से किधर की ओर, विलयन की ओर, क्योंकि विलयन के अंदर विलायक कम होता है और ये तो शुद्ध है। तो यहाँ अगर 100 जल के अणु है तो यहाँ पे कितने हैं, 60 है, 80 है या 90 है, तो कुल मिला के अंतर डिफरेंस तो होगा। तो इधर विलायक ज्यादा है, इधर विलायक कम है, तो विलायक के अणु इधर की ओर गति करना शुरू कर देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। अब जैसे ही विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इधर गमन करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही गमन शुरू होता है, या मैं इस पिस्टन के ऊपर यहां से दाब लगाता हूं, तो जैसे मैं इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाता हूं, तो दाब लगा के मैंने मान लिया पिस्टन को मैं यहां ले आया, इस जगह ले आया पिस्टन को, ये मैंने इस पिस्टन के ऊपर क्या किया, दाब लगाया, और पिस्टन को जो है वो मैं यहां लेकर आ गया इस जगह। तो विलायक के अणु जो है वो यहां से इधर की ओर गति करना शुरू करते हैं। तो विलायक के अणु जैसे ही इधर की ओर गति करना शुरू करेंगे तो विलयन का स्तर, जो उस विलयन के स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये पिस्टन वापस ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर गति करना शुरू करता है, तो इधर मैंने दाब लगाया, तो विलायक के अणु इधर से इधर की ओर गति करना शुरू करते हैं, पिस्टन ऊपर की ओर चलता है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, परासरण की। मुझे इस परासरण को रोकना है, ये तो परासरण को रोकने के लिए क्या करूंगा, मैं इस P2 इस पिस्टन के ऊपर वापस क्या लगाता हूं, दाब। अब दाब कितना लगाऊंगा, दाब उतना ही लगाऊंगा कि विलायक के अणु जो है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवेश ना करे, यानी परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। तो क्या करता हूं मैं, इस पिस्टन के ऊपर मैंने दाब लगाना शुरू किया और पिस्टन को मैंने दाब लगाते लगाते मैं इस जगह ले आया। ठीक है, मैंने दाब लगाते लगाते पिस्टन को मैं इस जगह ले आता हूं। तो जैसे मैं इस जगह लाता हूं तो विलायक के अणु जो है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, यानी निम्न सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना बंद कर देते हैं। गति प्रक्रिया नहीं होती है, यानी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है कि विलायक के जो अणु है वो अपनी निम्न मात्रा से उच्च मात्रा की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। अब विलायक के अणु जल से, विलयन से किधर गति करेंगे, शुद्ध विलायक की ओर। तो परासरण में तो क्या था, अधिक से कम की ओर, लेकिन परासरण दाब में क्या होता है, कम से अधिक की ओर। तो जैसे ये कम से अधिक की ओर गति करेंगे तो वो जो प्रोसीजर कहलाएगा वो कहलाता है मेरा परासरण दाब। की परासरण की प्रक्रिया जो है क्या हो जाए, रुक जाए। परासरण की प्रक्रिया को रोकने, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाया जाता है और साम्य अवस्था स्थापित की जाती है कि विलायक का अणु ना तो इधर पहुंचे ना इधर पहुंचे, बिल्कुल स्थिर रहे। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लेंगे, परिभाषा जो अपने पास है। तो हेडिंग डालोगे आप परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, और सबसे पहले इसकी परिभाषा लो। तो परिभाषा लिखो सबसे पहले, किसी विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब जो, किसी विलयन पर प्रयुक्त बाह्य दाब जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से, जो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने में तथा तल में साम्य स्थापित करने में आवश्यक हो परासरण दाब
कहलाता है। परावर्तन दाब कहलाता है। सेकंड पॉइंट लिखोगे तो परावर्तन दाब को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, वो लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखो, परावर्तन दाब को और ये यहां से देखना पाई, परावर्तन दाब को पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, परावर्तन दाब की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये डायग्राम डालना, ठीक है। जो थ्योरी लिखी है उसके नीचे पर ये डायग्राम बनाएंगे। तो जब भी आपको परावर्तन दाब के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके लिए वो जो डेफिनेशन आपने अभी मैंने लिखाई है वो आप वो लिखोगे और उसके बाद में आप ये डायग्राम प्रदर्शित करोगे, तब जाके आपकी मार्किंग कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से जो है वो परावर्तन दाब की प्रक्रिया वो समझाई जाती है। अब यहां इसमें कुछ पॉइंट हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो एक तरीके से जो काम में आता है वो आपको याद रखना है कि परावर्तन की दाब, नीचे नोट डाल के लिख सकते हैं कि परावर्तन दाब की जो प्रक्रिया होती है वो समुद्री जल को या लवणीय जल को क्या करती है, मीठा बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। आप नीचे नोट डाल के लिख सकते हैं इसके अंदर, परावर्तन दाब के द्वारा या इस विधि द्वारा परावर्तन दाब द्वारा समुद्री जल को या समुद्री जल का विलवणीकरण, स्क्रीन यहां से लिख लेना, विलवणीकरण, समुद्री जल का विलवणीकरण किया जाता है। विलवणीकरण किया जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी परावर्तन दाब की, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो है वो अपन डिस्कस करेंगे कि परावर्तन और विसरण में क्या अंतर है, और सेकंड हिस्सा देखेंगे कि परावर्तन दाब के नियम कौन कौन से हैं और परावर्तन दाब का उस किसी भी विलय के जो अणुभार है उससे उसका किस प्रकार से संबंध है। तो इन चीजों को अपन नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो आप पीछे का बराबर रिवाइज करते जाएं और आगे का पोर्शन जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर इन टॉपिक्स को कंसल्ट करेंगे।